बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिज़िक्स इज़ मेजरमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे कुछ मेजरमेंट्स के बारे में, कुछ यूनिट्स के बारे में, और उन मेजरमेंट्स को फाइंड करने में कौन कौन से एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं और हम किस तरह उनकी एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की इमर्जेंस कैसे हुई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान की फितरत में है सर्च करना, यानी चीज़ों को जानना इंसान की फितरत का हिस्सा है। तो जब इंसान वजूद में आया तो उसने अपने आसपास मुशाहिदा करना शुरू कर दिया और अपने आसपास मौजूद डिसऑर्डर चीज़ों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाने की कोशिश करना शुरू कर दी। और इस कोशिश के नतीजे में एक डिसिप्लिन ऑफ साइंस ने जन्म लिया, जिसे हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक नॉलेज में इंक्रीज़ आता गया। इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज फाउंड दैट टू क्लासीफाई द नेचर इनटू टू ब्रांचेस। 19th सेंचुरी के शुरू में साइंटिफिक नॉलेज की इतनी भरमार हो गई कि अब उसको दो ब्रांचेस में तकसीम करना बनता था। फिर उन्होंने साइंसेस को, नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक थी बायोलॉजिकल साइंसेस एंड अदर वन इज़ फिज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग, यानी लिविंग थिंग की जो स्टडी थी और उनकी सारी सर्च थी वो हम बायोलॉजिकल साइंसेस में स्टडी करते हैं। और फिज़िकल साइंसेस में हमारा कंसर्न होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे कि हमने देखा कि नेचर को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जा चुका था, बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। तो हमारा कंसर्न है यहाँ पे फिज़िकल साइंस से। फिज़िक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड द बेसिक पार्ट ऑफ द फिज़िकल साइंस। आया कि फिज़िकल साइंसेज में और भी बहुत सी ब्रांचेज आ सकती हैं, लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न है फिज़िक्स के साथ, जो कि बेसिक पार्ट और फंडामेंटल पार्ट है फिज़िकल साइंस का। फिज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिज़िक्स एक ऐसी साइंस है जो कि बेस करती है एक्सपेरिमेंट्स पे। एंड द साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड से मुराद एक ऐसा मेथड जो कि फैक्ट बेस हो, वेरीफाइबल हो और मेजरेबल हो। अब अगर देखा जाए तो फंडामेंटल साइंसेज के थ्री मेन फ्रंटियर्स हैं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, मीन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास यूनिवर्स आता है, और अब यूनिवर्स में हम रेडियो टेलीस्कोप की मदद से बहुत दूर की इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बिग बैंग की 5 लाइट्स को रिसेंटली डिटेक्ट किया है, जो कि 20 बिलियन ईयर अगो से हमारी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में मौजूद है। सेकंड केस में हम डील करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को जिनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट आर द पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मिजॉन्स एंड अदर्स। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि हम माइक्रोस्कोपिक हैं और हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सकते हैं। तो ये दो मेन फ्रंटियर्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड वन है वो हमारे पास है द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, और इसको हम द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग भी कह सकते हैं। और यही चीज़ हमारी मेन कंसर्न है। इट इन्वॉल्व अ मॉलिक्यूल एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ एट द अदर। इसमें हमारे पास ज़मीन में वो तमाम मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि मिडल साइज हैं। दिस इज़ ऑल फंडामेंटल फिज़िक्स, और यही पूरी फंडामेंटल फिज़िक्स है विच इज़ द हार्ट ऑफ साइंस। ये तीन मेन फ्रंटियर पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर से मुराद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो जगह घेरता हो, एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दम, और मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को डील करता है। द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन सच एज लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम देखते हैं, नेचर एंड द टाइप ऑफ फोर्स दैट होल्ड द डिफरेंट मटेरियल टुगेदर। ऐसी फोर्सेस को स्टडी करते हैं जिसने डिफरेंट मटेरियल्स को होल्ड किया हुआ होता है, और डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंट्रैक्शन देखते हैं मैटर के साथ, एंड सो ऑन। जैसे कि हमने पढ़ा कि 18th सेंचुरी में फंडामेंटल साइंसेस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। 19th सेंचुरी के एंड पे फिज़िक्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि फ़िज़िक्स के मुतालिक सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में बहुत से नए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सामने आए, और उन्हें ये महसूस हुआ कि बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लॉज को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। फर्दर रिसर्च गेव बर्थ टू मैनी न्यू डिसिप्लिन इन फिज़िक्स। फिर इसके बाद
मज़ीद रिसर्च की गई उन मॉडिफिकेशंस के लिए, और बहुत सी नए डिसिप्लिन सामने हैं जैसे कि न्यूक्लियर फिज़िक्स जो कि डील करता था एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। सो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी से मुराद ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि फ़िज़िकली मेजर कर सकते हों। सो जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी फ़िज़िक्स की बेसिक्स होती हैं, यानी फाउंडेशन होती हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन पर हम लॉ ऑफ फ़िज़िक्स को, यानी फ़िज़िक्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। Therefore, these quantity has to be measured accurately. So इन क्वांटिटीज़ को एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए, और अमंग दीज आर लेंथ, मैस एंड टेम्परेचर। अब इनकी बात करें तो ये हम लेंथ, मैस और टेम्परेचर की बात करें तो हम इसको फिजिकली मेजर भी कर सकते हैं और एक्यूरेटली मेजर भी कर सकते हैं। तो अगर कैटेगरीज की बात करें तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। सो द फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटीज़। और बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी मेजरमेंट की बेस होती हैं, यानी बुनियाद होती हैं। सो बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज़, क्योंकि ये खुद हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, तो इनको मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक ऐसी मिनिमम क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं तो दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में ये बेसिक यानी फाउंडेशन के तौर पे एक्ट करती हैं। सो अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो लेंथ, मैस और टाइम होता है, और ये एक्यूरेटली मेजर करते हैं, और ये मेजरमेंट की बेस होती हैं। एंड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट आर ड्राइव्ड, यानी अगर हम नाम को देखें तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव की होती हैं। सो इनको ड्राइव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बेस क्वांटिटीज़ की। तो दे आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ को हम फाउंडेशंस बनाकर इन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। सो इसमें हमारे पास आ जाती है एग्जांपल फोर्स की, वर्क की और पावर की। सो द मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व टू स्टेप्स। अगर हमने किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हम कोई भी चीज़ एज ए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हमें एक मेयार चाहिए होता है कि हमें अगर हमने कोई क्वांटिटी मेजर करनी है तो उसका एक स्टैंडर्ड हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, एंड द सेकेंड वन इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर द कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड with the standard so that the number and a unit are determined as the measure of that quantity. सेकेंड, हमने एक प्रोसीजर सेट करना है, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करना है, और हमने जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसको हमने कंपेयर करना है अपने उस स्टैंडर्ड के साथ, यानी वो स्टैंडर्ड जो सबसे पहला स्टेप था द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हमने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद कोई भी हमने क्वांटिटी मेजर की और उस क्वांटिटी को हम फिर कंपेयर करेंगे अपने उस स्टैंडर्ड के साथ, क्या है ये हमारे स्टैंडर्ड तक मैच होती है या नहीं। सो ये दो स्टेप्स होते हैं जो कि हम किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। An ideal standard has two principal characteristics. It is accessible and it is invariable. Ideal standard की बात करें तो उसके दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। इट इज़ accessible यानी इस तक आसानी से हमें रसाई भी होनी चाहिए, एंड इट इज़ इनवेरिएबल और ये अनचेंजेबल होना चाहिए, मतलब ये तब्दील नहीं होना चाहिए। एंड दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इनकम्पेटिबल। अगर इन दो रिक्वायरमेंट्स की बात करें, यानी उस तक मुकम्मल रसाई होना और वो नाकाबिल तब्दील होना, अगर इनकी बात की जाए तो दे आर ऑफन इनकम्पेटिबल, यानी ये एक दूसरे से ऑपोजिट है, एंड कंप्रोमाइज़ हैज़ टू बी मेड बिटवीन दैम, और हमें इन दोनों के दरमियान एक कंप्रोमाइज़ सेट करना पड़ता है। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि 20वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने इस बात पर सोचना शुरू किया कि उन्हें कुछ मज़ीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो उस मॉडिफिकेशन के नतीजे में 1960 में इंटरनेशनल कमेटी इस बात पर एग्री हुई कि कुछ सेट ऑफ डेफिनेशंस को स्टैंडर्ड किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट ईजी हो जाए। और इस सिस्टम को उन्होंने इंटरनेशनल का नाम दिया, जिसकी वजह से अब यूनिट्स की मेजरमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल और कन्वीनियंट हो गई। और इस मेथड को अब वर्ल्ड वाइड पर यूज़ किया जाता है बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी। मतलब जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं उनमें जो बेसिक मेजरमेंट्स हैं उसके लिए इन स्टैंडर्ड को अब यूज़ किया जाता है बाय द वर्ल्ड वाइड एंड बाय द मोस्ट नेशंस। ठीक है। सो द सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बिल्ट अप फ्रॉम द थ्री काइंड ऑफ यूनिट। इसके तीन बेसिक यूनिट्स से सबसे पहले आ जाते हैं बेस यूनिट्स, देन सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड देन ड्राइव्ड यूनिट्स।
सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट से मुराद ऐसे यूनिट जो कि किसी भी मेजरमेंट के लिए एज ए बेस काम करते हो, यानी एज ए फाउंडेशन काम करते हो। तो अगर बेस यूनिट्स की बात की जाए, देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली लेंथ, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of a substance, etc. And the second one is supplementary unit. The General Conference on Weight and Measures have not yet classified certain units of SI under either base unit or derived unit. अब जनरल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें कुछ यूनिट्स की क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। अब ये नहीं पता चल रहा था कि वो बेस यूनिट्स हैं या फिर ड्राइव्ड यूनिट है। तो उन दोनों के जो दरमियान में ये यूनिट्स आ रहे थे, इनको फिर एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया और उस वक्त 2 क्लासेस बनाई गई जो कि प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ थी उनके लिए, विच आर द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल, और इनको रखा गया सप्लीमेंट्री यूनिट में। अब उन 2 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ में जो प्लेन एंगल था उसको हम रेडियन, उसका यूनिट है रेडियन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और सॉलिड एंगल का यूनिट है टी रेडियन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस आर से। रेडियन देखते हैं, रेडियन क्या होता है। द रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन अ सर्कमफ्रेंस एंड आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। यानी एक सर्कल के 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनता है जो कट कर रहा होता है सर्कमफ्रेंस को, और जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होती है। अब इस डायग्राम में देखें तो जितनी लेंथ हमारे पास रेडियस की है उतनी ही लेंथ उस आर्क की बन रही है जो कि कट हो रही है। तो जब हमारे पास आर्क की लेंथ रेडियस की इक्वल होगी तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास प्लेन एंगल होगा और उस प्लेन एंगल को हम रेडियन बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज स्टीरेडियन। द स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। अब स्टीरेडियन हमारे पास एक सॉलिड एंगल है, यानी 3 डायमेंशनल एंगल है, दैट इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, जो कि किसी भी स्फेयर के सेंटर में होता है, एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, और उसका जो सरफेस का जो एरिया है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर, और उस स्फेयर के रेडियस का स्क्वायर होता है, यानी उस जो स्फेयर है उसका जो रेडियस है उससे दुगना होता है, उसका जो एरिया होता है ना वो स्फेयर के रेडियस से दुगना होता है। अब हमने पीछे रेडियन में पढ़ा था कि उसका जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका जो एरिया है सरफेस एरिया वो हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है। तो ये डिफरेंस है इसका मेन। एंड द लास्ट वन इज़ ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट हमने पहले भी पढ़ा कि ड्राइव यूनिट एक ऐसे यूनिट होते हैं जो कि किसी भी और क्वांटिटी से ड्राइव हुए होते हैं। इनको ड्राइव करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो हमें बेस यूनिट्स की या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट की पड़ती है। ऐसे यूनिट फॉर मेयरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। मतलब अब हमने जितने भी यूनिट्स को ड्राइव करना है तो वो यूनिट्स हम ड्राइव करेंगे बेस यूनिट से या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट से, और एज ए रिज़ल्ट जो यूनिट बनेंगे उनको हम बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। और ड्राइव्ड यूनिट में हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब आ जाते हैं, और इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बेस या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।